कहानी की शुरुआत में हमें अमेरिका के प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है। वो लेक्चर देने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन जाने से पहले उन्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि उनकी बेटी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। स्टेज पर जाने से पहले वो एक दवाई को खाते हैं और फिर वो लेक्चर देने के लिए जनता के सामने जाते हैं। जनता के सामने वो दावा करते हैं कि अब हमें मिल करके एक साथ काम करना होगा, आगे हम कोई भी विवाद नहीं होने देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 5 महीने बाद मैक्सिको को दिखाया जाता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि कुछ आतंकवादियों ने होस्टेजेस को बंदी बना करके रखा है। जब ये बात कैप्टन अमेरिका को मालूम चलता है तब वो उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर आता है। एवेंजर्स एंड गेम में टाइम ट्रेवल कर लेने के बाद स्टीव बूढ़ा हो गया था, इसीलिए अब विल्सन उसके ओहदे पर आ गया है। मतलब कि अब स्टीव की जगह पर विल्सन कैप्टन अमेरिका बन गया है। खैर दोस्तों, इतनी जानकारी आपके लिए काफी होगी, लेकिन अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एवेंजर्स एंड गेम जा करके देख सकते हो। विल्सन यहाँ पर आता है और गुंडों से फाइट करके उन्हें हरा देता है। बिल्डिंग को स्कैन करने के बाद विल्सन को मालूम चलता है कि होस्टेज को अंदर रखा गया है। बिल्डिंग के अंदर हमें सेथ नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि सार्पेंट ग्रुप का लीडर है। दरअसल दोस्तों, इनके पास एक पैकेज है और उसे खरीदने के लिए यहाँ पर कुछ लोग आने वाले हैं, लेकिन वो आते उससे पहले ही विल्सन अंदर आ जाता है और इन गुंडों से लड़ने लगता है। विल्सन इन गुंडों से फाइट करता है और होस्टेजेस को बचा लेता है, लेकिन इस दौरान जो गुंडे थे वो पैकेज लेकर के भागने लगते हैं। यहाँ पर हम विल्सन के एक दोस्त टोरेस को देखते हैं। वो बाहर के साइड में एक वैन में बैठा हुआ था और सब कुछ देख रहा था। जब उसे मालूम चलता है कि वे लोग पैकेज लेकर के भाग रहे हैं तब वो फाल्कोन का सूट पहन करके जाता है और उनसे पैकेज छीन लेता है। उसका जाना जरूरी था क्योंकि विल्सन इधर गुंडों से फाइट कर रहा था। यहाँ विल्सन सेथ को रोक नहीं पाता है, वो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि विल्सन के सामने उसका एक गुंडा आ जाता है और वो विल्सन से फाइट करने लगता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है और विल्सन उसे बड़े ही आराम से हरा देता है। तभी यहीं पर मिलिट्री की टीम भी आ जाती है जो सबको पकड़ लेती है। इसके बाद टोरेस उस पैकेज को लेकर के आता है और मिलिट्री वालों के हवाले कर देता है। पैकेज मिल जाने के बाद प्रेसिडेंट को कॉल किया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि पैकेज बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद जो विल्सन था वो टोरेस को अपने साथ लेकर के बाल्टीमोर में जाता है, जहाँ पर टोरेस की मुलाकात रिटायर्ड कैप्टन अमेरिका से होती है जिसका नाम था आइसिया, और वो भी एक वक्त कैप्टन अमेरिका हुआ करता था। विल्सन 3 सालों से इनके पास ही आकर के ट्रेनिंग लिया करता था। तभी विल्सन के पास एक कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि प्रेसिडेंट उससे मिल करके उससे कुछ बात करना चाहते हैं। इसके बाद विल्सन जा करके ये बात आइसिया को बताता है और उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ प्रेसिडेंट के पास चलो। सुन करके वो गुस्सा हो जाता है और विल्सन से कहता है कि मैं प्रेसिडेंट से नहीं मिलना चाहता। दरअसल दोस्तों, बात ऐसी है कि आइसिया जब कैप्टन अमेरिका हुआ करता था तब कोई बात हुई थी जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ने उसे 30 सालों तक जेल में बंद कर दिया था, जहां उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। सजा काट लेने के बाद वो आजाद हो गया, लेकिन अब वो प्रेसिडेंट को पसंद नहीं करता है। वैसे वो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन विल्सन जिद करता है। विल्सन के कहने पर वो तैयार होता है और उसके साथ प्रेसिडेंट से बात करने के लिए व्हाइट हाउस जाता है। विल्सन जब अंदर जाता है तब प्रेसिडेंट उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से वो पैकेज हमें दोबारा मिला। तुम्हें देख करके अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमें फिर से अवेंजर्स को बनाना होगा। यह सुन करके विल्सन कहता है कि आप तो अवेंजर्स को खत्म करना चाहते थे। यह सुन करके प्रेसिडेंट कहते हैं कि हाँ, लेकिन अब हमें आगे चल करके उनकी जरूरत होने वाली है। इसके बाद प्रेसिडेंट विल्सन को लेकर के बाहर जाते हैं और जापान के प्रेसिडेंट से मिलवाते हैं। जापान के प्रेसिडेंट यहाँ पर किस लिए आए हैं वो आपको अभी मालूम चल जाएगा। इसके बाद प्रेसिडेंट स्टेज पर जाते हैं और सभी लोगों को बताते हैं इंडियन ओशियन में हमें सेलेस्टियल नाम करके एक आइलैंड के बारे में पता चला है। रिसर्च के दौरान ऐसा धातु मिला है जो वकांडा के वाइब्रेनियम से भी काफी कठोर है। उस धातु का नाम है एडामेंटियम। इसका पहला और इकलौता रिफाइन सैंपल को जापान से चुरा लिया गया था, लेकिन हमारे सुपर हीरो कैप्टन अमेरिका की वजह से अब वो सैंपल हमें दोबारा मिल चुका है। इतना कहते ही आइसिया खड़ा होता है और एक बॉडीगार्ड के पास जा करके उसका गन छीन लेता है। गन को छीन लेने के बाद वो उसी गन से प्रेसिडेंट को शूट करता है, लेकिन बुलेट प्रूफ ग्लास होने की वजह से प्रेसिडेंट को कुछ नहीं होता। विल्सन जब उसे रोकने के लिए जाता है तब वो विल्सन को भी उठा करके दूर फेंक देता है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि कुछ और शूटर हैं जो कि प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रेसिडेंट के बॉडीगार्ड उन शूटर्स से फाइट करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो प्रेसिडेंट को नहीं मार पाते। इधर जो आइसिया था वो गार्ड्स पर हमला करने के बाद यहाँ से भाग जाता है, लेकिन प्रेसिडेंट पर हमला करने के बाद यहाँ से भाग पाना ये तो नामुमकिन था। उसे चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है। 30 सालों के बाद वो जेल से
बाहर आया था, इसलिए वो दोबारा जेल में नहीं जाना चाहता था। फिर भी विल्सन के कहने पर वो खुद को सरेंडर कर देता है। अगर वो सरेंडर नहीं करता तो हो सकता था कि वो बच नहीं पाता। इसके बाद विल्सन दोबारा लौट करके प्रेसिडेंट से बात करने के लिए आता है। उसी वक्त यहाँ पर रुथ भी आ जाती है। दरअसल वो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी एडवाइजर है, इसलिए उसे यहाँ रहना जरूरी है। यहाँ पर आकर के वो प्रेसिडेंट को बताती है कि आइसिया के साथ 5 और शूटर थे, ये सब कुछ प्लान किया हुआ था। आपने आइसिया को 30 सालों तक जेल में बंद करवाया था, इसलिए वो आपसे बदला लेना चाहता है। लेकिन तभी विल्सन कहता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझ करके नहीं किया, वो अपने होश में था ही नहीं। आप मुझे ये केस दे दो, मैं साबित कर दूंगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। जिस पर प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो तुम्हारा परम मित्र है और मैं तुम्हें उसकी अगुवाई करने नहीं दे सकता, वरना लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे। हमारे बीच जो समझौता हुआ था वो टूट चुका है, अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता और बेहतर यही होगा कि अब तुम इस मामले से दूर हो जाना। अब यहाँ से बाहर निकलने के बाद विल्सन सीधा जेल जाता है अपने दोस्त से बात करने के लिए। वो आइसिया से पूछता है कि आखिर उसने इतने सारे लोगों के सामने ऐसा क्यों किया, जिस पर वो कहता है कि मेरा यकीन करो, मुझे कुछ भी नहीं पता है कि आखिर मैंने वहाँ पर क्या किया और क्यों किया। मुझे होश आया तब मैंने खुद को बाहर पाया, चारों तरफ से पुलिस वालों ने मुझे घेर रखा था, लेकिन उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि आखिर मैंने किया क्या है। मैं दोबारा से जेल में सड़ना नहीं चाहता हूँ, मेरी मदद करो। अगर तुमने मुझे बेकसूर साबित नहीं किया तो इस बार मैं जेल से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। अब आइसिया की बात सुनने के बाद विल्सन अपने दोस्त टोरेस के पास कॉल करता है और उसे व्हाइट हाउस के कैमरा को चेक करने के लिए कहता है। टोरेस एक हैकर भी है, इसलिए ये उसके बाएं हाथ का खेल था। कैमरे के जरिए उसे मालूम चलता है कि आइसिया के साथ जो बाकी के 5 शूटर थे, उन सब का एक साथ मोबाइल का ब्राइटनेस अचानक से तेज हुआ था। तभी अचानक से विल्सन के कार पर गोलियां चलने लगती है। दरअसल ये सब कुछ सेथ ने किया था। वो कार को तो उड़ा देता है, लेकिन विल्सन की मौत नहीं होती। धमाका होने से पहले ही विल्सन कार के बाहर आ गया था। जब वो सेथ को मार करके घायल कर देता है तब उसके फोन पर किसी का कॉल आता है। उसका हमें शकल तो नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वो विल्सन से कहता है कि बहुत खूब लड़े। इतना कहने के बाद वो कॉल कट कर देता है और विल्सन को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कौन था। वो टोरेस के पास जाता है और उसे फोन दे करके उसी कॉल को ट्रेस करने के लिए कहता है। जब टोरेस उस कॉल की लोकेशन को ट्रैक करता है तब उसे मालूम चलता है कि वो लोकेशन वर्जीनिया के एक बेस कैंप का दिखा रहा है, जहां ना तो कोई सिग्नल है और ना ही सैटेलाइट। विल्सन को जानना था कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। अगर उसने पता लगा लिया तो वो अपने दोस्त को जेल से बाहर निकाल सकता है, इसलिए वो पूरी तैयारी करता है और अपने साथ टोरेस को भी लेकर के मिशन पर निकल पड़ता है। इधर में जेल में रूथ को दिखाया जाता है, जो कि आई थी आइसिया से बात करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो देखती है कि पहले तो सोल्जर 2 कैदियों को गोली मारता है और इसके बाद खुद को गोली मार लेता है। यहाँ रूथ को मालूम चलता है कि उस सोल्जर के रेडियो पर एक गाना बज रहा था। रूथ को इस बात का डर था कि कहीं उसने आइसिया को ना शूट कर दिया हो, लेकिन उसने आइसिया के बजाय किसी और कैदी को शूट किया था। इस हादसे के बाद रूथ को ऐसा लगने लगता है कि आइसिया यहाँ सेफ नहीं है, इसलिए वो कहीं और उसे ट्रांसफर करने लगती है। इधर प्रेसिडेंट जब जापान जा रहे थे तब उनके पास एक कॉल आता है। वो कॉल एक लैब से आया था। वहाँ एक इंसान था जो कि प्रेसिडेंट से कह रहा था कि तुम अपनी गलतियों को ज्यादा दिन तक छुपा नहीं पाओगे। मैं सबूतों के साथ तुम्हारी सच्चाई दुनिया को दिखाऊंगा। सच्चाई सामने आने के बाद तुम्हारी बेटी भी तुमसे नफरत करने लगेगी। कॉल कट हो जाने के बाद प्रेसिडेंट रूथ के पास कॉल करते हैं और उसे उस लैब के पास भेज देते हैं जहाँ से उसके पास कॉल आया था। अब इसके बाद हमें रात के समय में विल्सन और टोरेस को दिखाया जाता है, जो कि उस कैंप के पास आकर के पहुंच चुके थे जहाँ से इनके पास कॉल गया था। ये लोग अंदर जाते हैं और आराम से टोरेस दरवाजे को खोल देता है। अंदर जाने के बाद इन्हें एक ऐसा लैब दिखाई देता है जिसको देखने के बाद ये लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस लैब के अंदर इन्हें बहुत से जाने माने लोगों का फोटो दिखाई देता है। यहाँ टोरेस जब कंप्यूटर को चेक करता है तब वो बताता है कि सबके दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है। फ्लैश जला करके उन्हें सिग्नल दिया जाता है और गाना बजाने के बाद उन्हें एक्टिव कर दिया जाता है। उसी वक्त हम डॉक्टर स्टैन को देखते हैं, जो कि इनसे कहते हैं कि तुम तो बहुत समझदार हो। दरअसल विल्सन इस डॉक्टर को जानता है, क्योंकि ये काफी जाने माने डॉक्टर थे। यहाँ पर वो विल्सन को बताते हैं कि व्हाइट हाउस के अंदर जो कुछ भी हुआ उसे मैंने ही करवाया है और ये बात प्रेसिडेंट को अच्छे से पता है। सब कुछ जानने के बाद भी वो तुम्हारे दोस्त आइसिया को फंसा रहे हैं। मेरा जो ये हाल तुम देख रहे हो ये प्रेसिडेंट की वजह से हुआ है। प्रेसिडेंट ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसका बदला लेकर के रहूंगा और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद डॉक्टर स्टैन एक गाना बजाता है, जिसकी वजह से सभी सोल्जर उसकी तरफ से हो जाते हैं। वो तो यहाँ से आराम से चला जाता है। विल्सन उसे रोक नहीं पाता है क्योंकि सोल्जर के साथ उसकी फाइट
फाइट होने लगती है। उसी वक्त यहाँ पर और भी ढेर सारे सोल्जर आ जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर रुथ को भी दिखाया जाता है। दरअसल डॉक्टर स्टैन को काबू करने के लिए प्रेसिडेंट ने ही उसे यहाँ पर भेजा था। फाइट करके ये लोग सोल्जर्स को हरा देते हैं। यह सब देख करके रुथ को भी यकीन हो गया था कि प्रेसिडेंट बदल चुके हैं, वो कुछ छुपा रहे हैं। फिलहाल ये लोग यहाँ से जा पाते उससे पहले यहाँ पर FBI आ जाती है, जो कि विल्सन को पकड़ लेती है। लेकिन उसी वक्त अचानक से इनके रेडियो पर वही गाना बजने लगता है, जिसकी वजह से वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन ये लोग उन्हें गन से शूट कर पाते उससे पहले ही वे लोग गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमें प्रेसिडेंट को दिखाया जाता है, जो कि जापान पहुंच चुके हैं। वैसे वो वहाँ पर गठबंधन करने के लिए गए थे, लेकिन जापान के जो प्रेसिडेंट थे वो कहते हैं कि हम आपके साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूज के जरिए मुझे मालूम चला है कि उस पैकेज को आपके लोगों ने ही आपके कहने पर ही चुराया था, इसलिए हम आपके साथ गठबंधन नहीं कर सकते हैं। उस आइलैंड पर जो पहले जाएगा वो खुदाई करेगा। इसके बाद दोस्तों हमें वर्जीनिया के एक मिलिट्री बेस कैंप को दिखाया जाता है। विल्सन यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि सेथ को यहीं के जेल में रखा गया था। विल्सन उससे बात करके डॉक्टर स्टैन के साथ हुआ क्या है ये जानना चाहता था। वो विल्सन को बताता है कि हमले के दौरान डॉक्टर स्टैन हल्क के गामा रेडिएशन के संपर्क में आए थे। उन्हें हल्क के जैसा शक्ति तो नहीं मिला, लेकिन उसे उसका दिमाग मिला। जब ये बात प्रेसिडेंट को मालूम चला तब उन्होंने उसे एक लैब में बंदी बना करके रखा और उस पर लगातार एक्सपेरिमेंट किया। डॉक्टर स्टैन की वजह से उन्हें प्रेसिडेंट का ओहदा मिला है। उन्होंने डॉक्टर स्टैन से वादा किया था कि काम पूरा हो जाने के बाद वो उसे छोड़ देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। इस तरह से प्रेसिडेंट की सच्चाई विल्सन और रूथ को भी मालूम चल गया था। उसी वक्त इन्हें खबर मिलती है कि प्रेसिडेंट अपनी टीम को लेकर के सेलेस्टियल आइलैंड पर जा रहे हैं खुदाई करने के लिए। प्रेसिडेंट से बात करने के लिए विल्सन और रूथ ये दोनों इस आइलैंड पर आकर के पहुंच जाते हैं। यहाँ प्रेसिडेंट जब विल्सन को देखते हैं तब वो रूथ पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जब विल्सन डॉक्टर स्टैन की बात छेड़ता है तब प्रेसिडेंट उसे लेकर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ विल्सन उनसे कहता है कि इन सब के पीछे डॉक्टर स्टैन का हाथ है और ये बात आपको पता है, लेकिन फिर भी आप उसे छुपा रहे हो। उसने एक ऐसा टेक्निक निकाल लिया है जिससे वो लोगों का माइंड कंट्रोल कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि उसने आपको भी अपने वश में कर रखा है। विल्सन उनसे पूछता है कि आपने उसे इतने सालों तक वहाँ पर कैद करके क्यों रखा था। तब प्रेसिडेंट बताते हैं कि मुझे दिल की बीमारी है, मैं मर रहा था, लेकिन मेरी बीमारी को सिर्फ डॉक्टर स्टैन ने ही समझा। उन्हीं के दवाइयों की वजह से मैं जिंदा हूँ। अगर लोगों को मालूम चल गया कि मैंने डॉक्टर स्टैन को बंदी बना करके एक लैब में रखा है तो लोग मेरे खिलाफ में हो जाएंगे, मुझसे मेरा ओहदा भी छिन जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें अमेरिका के 2 जेट को दिखाया जाता है। इनके रेडियो पर जैसे ही गाना बजना शुरू होता है तभी वो बौखला जाता है और जापान पर हमला करने लगता है। जापान पर जब हमला हुआ तो उन्होंने भी अमेरिका पर जवाबी हमला किया। एक प्रकार से अमेरिका और जापान के बीच में जंग छिड़ जाती है। जब तक ये बात प्रेसिडेंट को मालूम चला तब तक सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। इसलिए प्रेसिडेंट इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो कैप्टन अमेरिका को भेजते हैं। विल्सन और टोरेस ये दोनों जा करके अपने देश के जेट को रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने जेट को रोक दिया तो मामला ठंडा हो सकता है। लेकिन एक धमाके के दौरान टोरेस जख्मी हो जाता है और वो ओशियन में आकर के गिरता है, जिसकी वजह से अब विल्सन अकेला हो चुका था। उसे अकेले ही दोनों जेट को संभालना पड़ता है। वो सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, जिसकी वजह से जापान भी शांत हो जाता है। टोरेस जख्मी हो करके ओशियन में गिर गया था, लेकिन उसे बाहर निकाला जाता है और उसका इलाज किया जाता है। वैसे ये मामला शांत तो हो जाता है, लेकिन ये बात मीडिया वालों को मालूम चल गई थी, इसलिए वो प्रेसिडेंट से ढेर सारा सवाल पूछ रहे थे। यहाँ प्रेसिडेंट एक एक करके सभी लोगों के सवालों के जवाब भी दे रहे थे। इधर जब विल्सन अकेला था तब डॉक्टर स्टैन उससे बात करने के लिए आता है। वो विल्सन से कहता है कि अगर तुमने कुछ किया नहीं होता तो आज जापान अमेरिका के खिलाफ में हो जाता। यहाँ विल्सन उससे पूछता है कि आखिर तुम जनता को प्रेसिडेंट के खिलाफ में भड़काना क्यों चाहते हो। तो डॉक्टर स्टैन कहते हैं कि उसने जो मेरे साथ किया है उसकी सच्चाई मैं लोगों के सामने लाना चाहता हूँ। तभी विल्सन कहता है कि वो खुद को माफ करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए अब तुम आजाद नहीं घूम सकते। इसी वक्त यहाँ पर मिलिट्री की टीम आ जाती है जो डॉक्टर स्टैन को पकड़ लेती है। डॉक्टर स्टैन ने ये सोचा था कि विल्सन से बात करके वो प्रेसिडेंट की सच्चाई लोगों के सामने ला देगा, लेकिन विल्सन भी प्रेसिडेंट की तरफ से था, इसलिए वो उसकी बात नहीं सुनता। जिसके बाद डॉक्टर स्टैन खुद से ही लोगों के बीच में ये न्यूज फैला देता है कि डॉक्टर स्टैन को प्रेसिडेंट ने ही 16 सालों तक बंदी बना करके रखा था और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। ये
सच्चाई जब लोगों के सामने आती है तो मीडिया सवाल पूछने लगती है। प्रेसिडेंट रुक करके इन सब का जवाब देना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उन्हें लेकर के अंदर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट अपना आपा खो बैठते हैं। वो आउट ऑफ कंट्रोल हो करके अपने असली रूप में आ जाते हैं। अपने असली रूप में आने के बाद वो बौखला जाते हैं और तोड़ फोड़ करने लगते हैं। फिर यहाँ पर एंट्री होती है कैप्टन अमेरिका की, जो उसे रोकने के लिए आया था। इन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है और ये फाइट काफी जबरदस्त हो रही थी। इस फाइट को देखने के बाद दोस्तों ऐसा फील हो रहा था कि कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस तरह की फाइट मूवी में कहीं भी नहीं दिखाया गया था। खैर दोस्तों, फिलहाल इस वक्त प्रेसिडेंट बहुत गुस्से में थे। वो बस मारना चाहते थे। सामने कोई भी हो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो बस जान लेना चाहते थे। उनका पारा हाई हो चुका था, अब उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था। कैप्टन अमेरिका पर हमला कर रहे थे और उसे बहुत बुरी तरह से मार रहे थे। फाइट के दौरान वाइब्रेनियम के रेडिएशन की वजह से एक धमाका होता है। इस धमाके के बाद सब कुछ तहस नहस हो जाता है और दोनों ही काफी दूर फेंका जाते हैं। कैप्टन अमेरिका और प्रेसिडेंट ये दोनों एक बार फिर से खड़े होते हैं, लेकिन इस बार प्रेसिडेंट हमला करता उससे पहले ही कैप्टन अमेरिका कहता है, हम दोनों को पता है कि तुम एक ही बार में कुचल करके मुझे मार सकते हो। मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे अंदर जो शैतान है उसे हावी मत होने दो। यही अच्छा मौका है, लोगों को और अपनी बेटी को साबित कर दो तुम अच्छे इंसान हो। अब इस तरह से डायलॉग बाजी करके वो प्रेसिडेंट के गुस्से को शांत कर देता है। सच्चाई सामने आ जाने के बाद विल्सन सबसे पहले जा करके अपने दोस्त को जेल से बाहर निकालता है, और वैसे भी उसने वादा किया था कि वो अपने दोस्त को जेल से बाहर जरूर निकालेगा। इसके बाद दोस्तों हमें राफ नाम करके एक जेल को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक जेल है। इसी जेल के अंदर प्रेसिडेंट को ला करके रखा गया था। विल्सन उनसे मिलता है और कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि प्रेसिडेंट की बेटी भी उनसे मिलने के लिए यहाँ आई हुई है। अपनी बेटी को देखने के बाद प्रेसिडेंट बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा अपनी बेटी की ही टेंशन हो रही थी। खैर दोस्तों, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये मूवी देखना चाहते हो तो कमेंट करो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो।